हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में हमारे अपने वीडियो में हमने बात की थी मिक्सचर्स के बारे में। वहाँ पे हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। बोलो पढ़ा था ना। और वो क्लास नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया तो सारे लोग आके जरूर देख लेना। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि यहाँ तक हमने कर ली थी, बहुत आगे तक कर ली थी, पर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा लिंक मिल जाए हमें। ठीक है। A mixture may be homogeneous or heterogeneous. ठीक। In homogeneous mixture, the components completely mixed with each other and its composition is uniform throughout. ठीक है। ये हमने देखा भी था कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, हर डायरेक्शन में, ठीक है, नोट्स नोट्स में से देखना वहां पे जो मैंने बताया, हर डायरेक्शन में वहां पर क्या हो रहा है कि कॉम्पोजिशन सेम है। मतलब हर कॉम्पोजिशन करने का मतलब उसके कंपोनेंट, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है हर डायरेक्शन में सेम है, लेकिन the composition is not uniform throughout and sometimes the different components can be observed. किसमें? हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा कॉम्पोजिशन वेरी कर जाता है। ठीक है। वहां पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहती है थ्रू द सॉल्यूशन। राइट। अब देखो, फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, grains and pulses along with some dirt, often stone pieces are heterogeneous mixture। ठीक है। ये सारा चीजें क्या बोला, heterogeneous mixture। क्या क्या, आप सॉल्ट में शुगर मिला दो, ठीक है, तो आपको सॉल्ट दिखेगा, उस सॉल्यूशन जो आपका मिक्सचर तैयार होगा उसमें सॉल्ट अलग दिखेगा और शुगर अलग दिखेगा। तो जब दोनों कंपोनेंट्स आपको विजिबल है तो क्या वहाँ होमोजेनिटी मेंटेन है? होमोजेनिटी का मतलब एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। तो दिख रहा है आपको एक जैसा? नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो मतलब वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जहाँ पे होमोजेनियस नहीं दिख रहा आपको वो हेट्रोजेनियस। जैसे वाटर में आप शुगर ऐड कर दो तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो आपका तैयार हो रहा है वो वो एक जैसा है, टॉप टू बॉटम। वहां पे कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी सारी दिख रही है कि हाँ एक जैसा सॉल्यूशन है, लगेगा ही नहीं उसके अंदर कोई मिक्स है। उसको बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसकी हर डायरेक्शन में कॉम्पोजिशन सेम होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, फिर ग्रेन्स एंड पल्सेस, दाल में जो कंकड़ मिला रहता है ना, वो सारा चीज क्या दिखता है, वो अलग अलग दिखता है कि एक जैसा दिखता है? अलग अलग दिखता है। तो क्या हो गया वो तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। खत्म। एग्जांपल्स पढ़ लेना बस। यू कैन ये वाला अंडरलाइन कर लेना। इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में अंडरलाइन कर लेना, कुछ एग्जांपल्स है, इसको समझ लेना, बस याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद भी बना सकते हो। ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स व्हिच यू कैन कम अक्रॉस इन डेली लाइफ। इट इज वर्थवाइल टू मेंशन हियर दैट, हाँ ठीक है, it is worthwhile to mention here that the component of mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation, etc. अब देखो ये जो लाइन बोली है ना कि जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स है ना, जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट भी करते हैं। ठीक है। मान लो कहीं सोर्स से हमें किसी प्रकार का मिक्सचर मिल रहा हो, ठीक है, या फिर हमें मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं, या फिर दो लैब में हमें जो मिक्सचर दिया जाता है उसको कहते हैं कि अब इसके कंपोनेंट को अलग कर दो। तो हम कैसे अलग करते हैं? तो उसके लिए कुछ कुछ मेथड है हमारे पास। पहले तो हैंड पिकिंग। अब जहां पर हर चीज, पहले तो ये समझ लो कि हर मेथड हर जगह नहीं लगाया जाता है। ठीक है। जैसे कि खाना बनाते हो तो हर, तो रेसिपी हर खाना बनाने का सेम नहीं होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम खिचड़ी बना रहे हो या दाल बना रहे हो तो दोनों में सेम रेसिपी नहीं लगेगी, दोनों में अलग अलग रेसिपी होती है। तो उसी तरीके से तुम समझना कि हर मिक्सचर को अलग करने के लिए वहां पे हम अलग प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर यूज करना है, उसके कंडीशन, उसके क्राइटेरिया, सारे चीजों को अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया है सारा चीज। एक्चुअली क्या हो गया था, मैंने इसका वीडियो बना लिया था तो गलती से मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गया। मेरे पास उसके कंटेंट लिखे हुए हैं, मैं उसको पढ़ के आपको अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा। जिन लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि ये चीज़ें फिर से समझा दीजिए। तो अगले वीडियो में यानी कि परसों मैं उस चीज़ों को वापस से क्लियर कर दूंगा। ओके। अब it is worthwhile to mention here that the component of mixture can be separated by using physical method such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation। अब components of mixture को कैसे कैसे मेथड से सेपरेट करते हैं? हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो क्लास 12 चैप्टर 1 में हमें डिटेल में पढ़ना है
क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस भी करने को आते हैं। बस इसको आप आइडिया ले लीजिए कि पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है। तो चलो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं जिनके जरिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या, मान लो कि यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें से हमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, तो उसको ऐसे हाथ से हटा दें, हो गया हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कब हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं, तो जब हमको पार्टिकल्स पहले तो विजिबल रहेगा कि हाँ ये पार्टिकल्स प्योर वाले हैं, ये पार्टिकल्स इम्प्योर वाले हैं, इसको हटाना है, इसको रखना है। ठीक है, ये आपको जब विजिबल होगा तब आप हैंड पिकिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, विजिबल भी होना चाहिए और हम उसको इजिली इस मेथड को यूज भी कर सके। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स डस्ट के साइज के हो गए, अब डस्ट के साइज के हो गए तो अब उसको हाथ से कैसे हटाओगे ना, वो बात हो गई। तो जब इम्प्योरिटीज उस टाइप के लेवल के स्मॉल हो जाते हैं तब हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेपरेशन बाय सिंपली यूजिंग हैंड पिकिंग, जैसे कि राइस के अंदर ग्रेन्स है, पल्सेस के अंदर ग्रेन्स है, ग्रेन्स का मतलब यहाँ पे स्टोन्स के बारे में बोल रही है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, घर में देखा होगा मम्मी दादी नानी ऐसा चावल को हाथ से क्या बोलते हैं साइड करती थी और एक तरफ से वहां पे स्टोन्स को साइड करती थी या फिर दाल को, तो उसी मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं। नाउ सेकेंड है फिल्ट्रेशन। अब मैंने बोला कि वो अगर जो हमारे इम्प्योरिटी है जो हमको दिखाई दे रहा है उसका साइज अगर बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए एक कंडीशन याद रखिएगा कि ये प्रोसेस के अंदर हमारा जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस वो डिसॉल्व नहीं होता है हमारे मिक्सचर में, मिक्सचर सॉल्यूशन में इम्प्योर सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ प्योर सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये क्या होता है पहले सुनो। तो सॉल्यूट वो होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सब्सटेंस घुलता है, ठीक है, जैसे हमने लिया पानी और उसके अंदर चीनी डाल दिया, तो चीनी यहाँ पे हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है, पानी जो हमने में लार्ज अमाउंट में लिया है। ठीक है, तो पानी के अंदर चीनी घुल रहा है, तो जिसमें घुल रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज घुल रहा है, ठीक है, जिसको घोला जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट घुल रहा है और किसके अंदर घुल रहा है, तो पानी के अंदर, तो पानी हमारा सॉल्वेंट और शुगर हमारा सॉल्यूट। यहाँ तक क्लियर। तो एक कंपोनेंट हमने बोला सॉल्यूट है, एक कंपोनेंट हमने बोला सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के अंदर हमारा क्या रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट के अंदर हमारा इम्प्योरिटी रहेगा और ये ऐसे इम्प्योरिटीज होंगे जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ से ये भी समझ में आता है कि सॉल्वेंट को भी सोच करके रखना है कि उसका इम्प्योरिटी उसके अंदर डिसॉल्व ना हो। ठीक, अब देखो, अब इस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट के अंदर घोल लिया। ठीक है, मान लो कि शुगर है, शुगर के अंदर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो वो पानी में डालने से शुगर डिसॉल्व हो गया, इम्प्योरिटीज रिमेन्स उसी में। ठीक है, सॉलिड इम्प्योरिटीज जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अनडिसॉल्व सॉल्वेंट। सो ठीक है, उसको बोलते, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिए। अब देखो जैसे कि अब इसे यहाँ पे मिला लिए तो यहाँ पे सॉल्वेंट है और केमिकल सब्सटेंस जिसमें इम्प्योरिटी है वो रख दिए, तो जो इम्प्योरिटी वाला चीज है वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में है वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। उसका इम्प्योरिटी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में रहा, सेम रहा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको लेकर के हम यहाँ पे ऐसा पोर करेंगे, डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा, फिल्टर पेपर। तो ये जो इम्प्योरिटी है जो कि डिसॉल्व नहीं हुए हैं वो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर के अंदर सस्टेन कर जाएगा और बाकी को ये पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूशन एक जगह बीकर में कलेक्ट हो गया और उसके इम्प्योरिटीज निकल गए। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है, यहाँ जो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और यहाँ पे जो प्योर सॉल्यूशन मिला जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्योंकि यहाँ फिल्टर पेपर से हमने उसको फिल्टर किया है इसलिए फिल्ट्रेट नाम दिया गया। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात इसमें ये था बस कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का मेथड कब यूज करते हैं, जब हमारा सॉल्यूट के अंदर हमारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है जो कि
सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, तब हम जा करके उसे फिल्टर करके उसे अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा चाय है, तो चाय के अंदर जो हम चाय बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो क्या वो चाय पत्ती चाय के अंदर डिसॉल्व होता है? नहीं होता है। वो उसका एक तरह से क्या हुआ, इम्प्योरिटी हो गया। तो अब हमको चाय को अलग करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो जब तक हमको हमारे पास वो इस तरीके का कंडीशन नहीं होगा कि जिसको हमको अलग करना है वो उसमें डिसॉल्व ना हो रहा हो, तब तक हम फिल्टर कर पाएंगे क्या? सोचो, वो उसमें डिसॉल्व हो गया तो काहे का फिल्टर, तो वो तो पूरा पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। डिसॉल्व नहीं हो रहा तब ना वो छान करके बाहर निकलेगा, है ना? तो फिर हम उसको छानने वाला से छान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेनर बोलते हैं उसको, छानने वाला से छान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें से चाय अलग हो गया और हमारा चाय पत्ती अलग हो गया, तो हमें प्योर सॉल्यूशन, जो हमको सॉल्यूशन चाहिए था वो मिल गया हमको, और हट गया सारा इम्प्योरिटी। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग का सेम होता है कि इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होता है तो फिल्टर पेपर से छान के अलग कर लेते हैं, बाकी यहाँ हमारा निकल जाता है। ये हमारा फिल्ट्रेशन होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, अब हमारा टॉपिक आता है डिस्टिलेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन? ठीक है, तो याद रखना कि हम डिस्टिलेशन का ये कंडीशन है कि हमारा जब सॉल्वेंट सॉरी जब हाँ, जब सॉल्यूशन के अंदर हमारा इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गया हो, ठीक है, जब सॉल्यूशन के अंदर हमारा इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गया हो, तब हम वहां पे कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे? हम वहां पे डिस्टिलेशन का मेथड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जब डिसॉल्व नहीं होता है तो फिल्ट्रेशन, जब डिसॉल्व हो जाता है तो डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन का क्या क्राइटेरिया है? डिस्टिलेशन का ये क्राइटेरिया है कि उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी जो होता है, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट इम्प्योरिटी होता है वो वोलेटाइल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा प्योर सब्सटेंस यानी सिर्फ सॉल्वेंट है वो हमारा वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है वोलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट होना चाहिए, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल इन द सेंस कि जो हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक, अब सपोज यहाँ कर लो पानी है, पानी के अंदर नमक है ना, नमक पूरा डिजोल्व है। अब हमको पता है कि हीट करेंगे तो नमक उड़ेगा नहीं, पानी ही बस उड़ेगा। तो यहाँ पे हम पानी को बोले वोलेटाइल नेचर और नमक को बोले नॉन वोलेटाइल नेचर। ठीक, अब हम पानी और नमक को अलग करना चाहते हैं तो हम कैसे अलग करेंगे? तो क्या हम उसको स्ट्रेनर से छान के अलग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कॉमन सी बात है, क्योंकि उसके अंदर नमक डिजोल्व हो गया। तो इन दिस केस वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हीट करेंगे। हीट करेंगे धीरे 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 धीरे, क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स किसके बनेंगे? तो जो वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल कौन है? तो पानी। तो पानी क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वो उड़ने लगेगा। तो उड़ के सारा हम उनके वेपर्स को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सारा सॉल्वेंट वेपर्स में कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट करके हम उसको कूल कर लेंगे, तो कूल करने से क्या मिलेगा? सिर्फ प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज रहती है, उसको हम हीट करते हैं, यहाँ से वेपर्स बनता है, वेपर्स यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा कूलेंट लगा हुआ है, यहाँ से पानी आता है, पानी आता है, तो ये वाला क्या रहेगा, कूल वाला एरिया रहेगा। यहाँ से जब वेपर्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा वेपर्स, और निकल जाएगा तो हमारा मिल जाएगा प्योर सॉल्वेंट। ठीक, कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ पे इम्प्योरिटी वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीका से ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। होपफुली डिस्टिलेशन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे। ठीक, अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो जैसे देखो, हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन और हमने थोड़ा डिस्टिलेशन पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा दोनों का आइडिया लेकर के हम यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। टर्म पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये ऐसा फिल्ट्रेशन, ये ऐसा प्यूरिफिकेशन का मेथड होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्रिस्टल का कुछ फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम क्या बोले इसको क्रिस्टलाइजेशन। थोड़ा बात को समझना, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो मिनिमम दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये इसके लिए टेंशन मत लेना, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जब हमारा कंसंट्रेशन तब आगे चल के आएगा, वहां पे एकदम पॉइंट पॉइंट करके क्लियर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो नॉर्मल सा बात है, दो चीज होते हैं, जैसे पानी लेते हो तो वो सॉल्वेंट हो गया, और उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन क्या हो गया, जब उसको आप दो चीज उसके अंदर, या फिर मिनिमम सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज होना चाहिए कम से कम। पानी में चीनी घोल दो सॉल्यूशन हो गया, पानी में नमक घोल दो सॉल्यूशन हो गया, तो कम से कम दो चीज डालोगे ना। अब शरबत बनाना है तो उसमें नींबू डालोगे, चीनी डालोगे, मसाला डालोगे, पानी रहेगा, तो कुछ बहुत सारा वेरायटी होगा, तब जाके वो शरबत बनता है, तो वो सॉल्यूशन हो गया वो भी। लेकिन कम से कम मिनिमम अमाउंट तो दो चीज होना चाहिए ना, एक पानी जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और वो सॉल्यूट, है ना।
अब देखो, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट होता है, ठीक, उस वो क्या, उसमें क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। उस सॉल्यूट के अंदर हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं हम, और हमारे पास सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हम कुछ इस तरीका से सॉल्वेंट हम चूज करते हैं कि पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, कि वो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल नेचर का हो। वोलेटाइल का अगेन मीनिंग होता है कि जो कि वेपर में कन्वर्ट होता हो। जैसे पानी है, उसको हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। अब परफेक्ट सॉल्वेंट, हम सुटेबल सॉल्वेंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए हम जो सॉल्वेंट चूज करेंगे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट लेना है वो इस तरीका से लेना है कि उसके अंदर ये जो सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट इस तरीका से लेंगे कि ये सॉल्यूट इसके अंदर रूम टेम्परेचर में, पर्टिकुलरली रूम टेम्परेचर में डिसॉल्व ना हो रहा हो, ठीक है। तो कब डिसॉल्व होगा, जब हम उसको हीट करेंगे। जब हम उसको हीट करेंगे तब वो डिसॉल्व होगा। रूम टेम्परेचर पे ये डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरीका से हमको क्या लेना है, यहाँ पे सॉल्वेंट का चूज करना है, और सॉल्यूट को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्वेंट का चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर के अंदर शुगर है, ठीक है। तो वाटर के अंदर शुगर है, तो यहाँ पर, नहीं तो हम इथेनॉल ले लेते हैं, हाँ, इथेनॉल के अंदर हम शुगर ले लेते हैं। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अब हम कैसे यूज करते हैं इस मेथड को। हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर के हमने डाला सॉल्वेंट अपना, उसके अंदर सॉलिड को डाल दिया। अब क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होंगे, तो अब इसका, इसको हम डिसॉल्व करवाना है हमको, तो डिसॉल्व करवाने क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, उनके बीच स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस वहां बढ़ेगा तो वहां पे हमारा सॉल्यूट इंटर कर जाएगा, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो हमने हीट किया, उसको हीट किया, तो उसके अंदर वो डिसॉल्व होने लगा, ओके। नाउ, अब क्योंकि उसके अंदर वो जब देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, जब कंप्लीटली हमारा डिसॉल्व हो गया है, तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, इसको हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट होंगे, जो सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट इम्प्योरिटी कैरी करके रखा होगा उसके, ठीक है, जो कि इसमें अनडिजॉल्व होंगे, वो फिल्टर करने से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी आ गया, इस सॉल्यूशन को इसके अंदर हम डालेंगे तो फिल्टर पेपर से पास होगा, तो हमारा ये यहाँ पे सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे रह जाएंगे बस इम्प्योरिटीज ही इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन मिल गया। अब ये यहाँ ये जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हुआ है, ठीक है, इस ये अभी हाई टेम्परेचर पे होगा, इसके अंदर पूरे सॉलिड सब्सटेंस पूरे डिसॉल्व होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कूल करना शुरू करेंगे। अब ये धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, होते जाएगा। तो देखो, ये मान लो सबसे पहले 25 पे था रूम टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर थोड़ा सा भी सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे होंगे। जब इसको हमने हीट किया अप टू, मान लो सपोज 90, तो इसके अंदर सारा का सारा डिसॉल्व हो गया। अब इसको हमने फिल्टर करके एक जगह निकाल लिया। अब यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, तो क्या होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आते जाएंगे, आते जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आते जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स को क्रिस्टल के फॉर्म में डाला था, तो जब सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो भी क्रिस्टल के फॉर्म में निकलेंगे। तो ये मेथड में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा सॉल्यूशन ठंडा होते जा रहा है, तो वहां पे हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस को हमने क्या बोला, क्रिस्टलाइजेशन। अब जो ये क्रिस्टल्स हमारे बनेंगे, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होगी, और ये प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। तो यहाँ से हमें ये सारे चीज करने से हमें क्या मिला, प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिल गए। क्लियर हुआ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट मेथड है, लेकिन ये क्लास 12 में पढ़ना है। ये हम क्या बोलते हैं इस मेथड को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब एक बार फिर से सुनेंगे कि हमने अभी तक क्या समझा। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग तब करते हैं, अच्छा ठीक है, ये वाला हम बाद में बताएंगे, पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं, ठीक है। फिर तुम लोग बोर हो जाएंगे, क्या हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अभी जो टॉपिक है उसको पढ़ाइए ना, पहले वाला बोल करके क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम कंक्लूजन में बता देंगे तुम लोग को, चलो आराम से शांति रखो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। क्लियर है, क्या तब से सॉल्यूट सॉल्वेंट कर रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो दोनों कंपोनेंट्स उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट डिसॉल्व है तो हम हीट करके अलग कर लेंगे।
ठीक है, उसमें एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। अरे ना मुन्ना, रुक जा। यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट्स है, दोनों वोलेटाइल है। अब बताओ, अब क्या करोगे? सोचने वाली बात है। सोचो। देखो, यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है ना, दोनों वोलेटाइल होगा, लेकिन वहाँ क्राइटेरिया क्या रहेगा कि एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा, एक कंपोनेंट कम वोलेटाइल होगा। ठीक, तो हमारा ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट जो है, वो क्या होगा, उसके वेपर्स लेट से बनेंगे, और जो कम वोलेटाइल, वो सॉरी, जो कंपोनेंट हमारा ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, ज्यादा वोलेटाइल होने का मतलब एट लोअर टेम्परेचर पे, ज्यादा वोलेटाइल होने का मतलब एट लोअर टेम्परेचर पे उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये है, कम टेम्परेचर पे इसका वेपर्स बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ये ज्यादा वोलेटाइल है। कम वोलेटाइल का मतलब उसको बहुत हीट लगेगी तब जाके उसके वेपर्स बनेंगे, उसको बोलते हैं कम वोलेटाइल। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स पहले बनेंगे, तो हम उसको पहले कलेक्ट करके अलग कर दिए, ये ले। और दूसरा वाला तुम्हारा कम वोलेटाइल है, तो उसको और हीट करना होगा, तब उसके वेपर्स कलेक्ट करके हम साइड में रख देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऊपर ऊपर बताए हैं। ठीक है, अब मेन तुमको डिटेल पढ़ना है 12th क्लास में, तो 12th क्लास में आना, तो वहाँ बढ़िया से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर करेंगे। तो इसका कंडीशन हमारा ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ये कंडीशन रहने वाला है, मतलब एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा कंपेयर टू दी अनदर कंपोनेंट। देखो, अब यहाँ पे हम ना इसका कंक्लूजन पे आते हैं। तो हैंड पिकिंग के मतलब जो कंपोनेंट्स है वहाँ पे, वो हमारे विजिबल होंगे और इजीली सेपरेट हम उसको हाथ से कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड इम्प्योरिटी होंगे वो अनडिजॉल्व होने चाहिए, और ये कंपोनेंट हमारा डिजॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। देखो, यहाँ पर मैंने सबका कंक्लूजन लिख दिया है एक जगह पे, आप इसको देखो और समझो, कहीं पर आप फंसते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।